गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप जिस समय भी पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय की ये ग्रीटिंग्स मेरी ले लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ हिमालय मिश्रा और मैं आया हूँ आपको पढ़ाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। इम्पोर्टेंस मतलब कि किस एग्जाम में कितना पूछा जाता है। बोर्ड्स में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में तो केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। मतलब कि आप देखोगे तो मोस्टली जो सब्जेक्ट में चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आ रहे हैं। तो सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है अगर पास होना है तो। उसके बाद से अगर मैं जेई मेंस में चलूँ तो 40 नंबर तो आपके सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको मिलने हैं। अगर मैं जेई एडवांस की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपने रट के पढ़ाई की है तो बिल्कुल नहीं निकलने वाला है जेई एडवांस। और अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में आपके लगभग 45 में से 15 क्वेश्चन तो पक्के हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो मतलब ये एक वो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है जिसको अगर आप समझ लें अच्छे से तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इसके बिना समझे या इसको इग्नोर करके तो बिल्कुल भी आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो फिर हम लोग को करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम बेस से समझेंगे। जो भी बच्चा 11th में है और जो इसको देख रहा है वो बिल्कुल हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाए और वो अपने नोट्स बनाना शुरू करे, क्योंकि इन्हीं नोट्स के बदौलत आप बोर्ड्स, जेई, नीट सब कवर कर सकते हैं। इसके बाद से अगर जो भी बच्चा अगर टारगेट में है तो वो इसमें अगर आपके पास कुछ नोट्स हैं तो उसमें ऐड करते रहिएगा। फिर से नोट्स बनाइएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर आपके नोट्स उतने अच्छे नहीं हैं तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे एक ड्राइव पे एक लिंक पे आपको डाल दिया जाएगा सारे नोट्स, जहाँ से आप उसको पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको कमेंट करना पड़ेगा और आपको वो लिंक भेज दी जाएगी। और जो आपको डीपीपीज़ होंगे या जो भी आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको एक बार कमेंट करना पड़ेगा और आपको उस समय एक लिंक दे दी जाएगी जिससे कि आप वहां पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री का वो पार्ट जो कार्बन के बारे में पढ़े उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक का कार्बन से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। अगर हम अभी की केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम कहाँ से आया है पहले हम वो समझते हैं। देखिए, जब केमिस्ट्री शुरू हुई थी तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जितने भी हम टाइट्रेशंस करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया। तो लोग ऐसा मानने लगे बाद में चल के कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वो होता है जो नेचुरली पाई जाए। जैसे कि ऑर्गेनिक मतलब हम जानते हैं कि नेचुरल फार्मिंग या फिर बिना किसी पेस्टिसाइड के करो तो वो फार्मिंग ऑर्गेनिक होती है। ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग मानने लगे कि जो ऐसी मतलब केमिस्ट्री है जहाँ पर जो नेचुरली हम लोग को चीज़ें मिले, जैसे कि आपको हमारे बॉडी में अगर कार्बन मिल रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर ऐसी कितनी भी चीज़ें हो गई जो हमको नेचुरली कार्बन मिल रहा है, उसको हमने बोल दिया कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब एक आदमी आए जे.जी. बर्जीलियस नाम के। जे.जी. बर्जीलियस ने एक वाइटल फोर्स थियरी दी और इस बात को पुख्ता कर दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो हमको ऑर्गेनिकली ऑब्टेन्ड होती हैं, मतलब नेचुरली ऑब्टेन्ड होती हैं। तो जे.जी. बर्जीलियस का जो वाइटल फोर्स थियरी था वो ये कहता है कि एक वाइटल फोर्स नेसेसरी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। अब वाइटल फोर्स क्या है? एक तरीके से समझ लो कि उन्होंने साइंस को गॉड से रिलेट करना चाहता, कि मतलब कि एक वाइटल फोर्स चाहिए जिससे कि तुमको ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिले। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम मतलब ऑर्गेनिक कैसे पड़ा ये आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी भी चीजें हम अगर नेचुरली ऑब्टेन कर रहे हैं, ऑर्गेनिकली ऑब्टेन कर रहे हैं, वो जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएंगी उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दे रहे हैं। ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आगे बढ़ने लगी, जेजी बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थियरी को मान लिया गया, तब अचानक से एक दिन एक वोलर नाम का इंसान जगता है और जगने के बाद से उसको ऐसा लगता है कि वो अमोनियम साइनेट को, NH4CNO को, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको उठा करके वो गर्म करने जाता है लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में जब उसने इसको गर्म किया तो आपको मिलेगा यूरिया। यूरिया आप सभी लोगों को मालूम होगा। हम सभी जितने भी कृषि प्रधान प्रदेश हैं अपने इंडिया में, वो यूरिया तो जानते ही जानते होंगे और आप लोग को बचपन से पढ़ाया भी जाता है, तो आई अज्यूम कि 99% लोग यूरिया तो समझते ही होंगे। तो अब एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, वो भी लेबोरेटरी में। ये बात पूरी दुनिया को दंग कर गई कि एक आदमी कैसे बिना वाइटल फोर्स के लेबोरेटरी में जा करके सिर्फ अमोनियम साइनेट को गर्म करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना सकता है। अब पहला सवाल आपके मन में ये आएगा कि कार्बन तो यहाँ पर भी है, फिर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे है? देखिए, उस समय ये माना जाता था कि जो भी हम लोगों को मान लो
पत्थर से घिस करके मिल जाए, कोई भी ऐसी चीज मिल जाए जो हम लोग को इनऑर्गेनिकली मिल जाए, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग से मिल जाए कुछ, तो हम लोग उसको इनऑर्गेनिक बोल देते थे। ठीक, तो हम लोग को अमोनियम साइनेट मिल जाता था, तो ये इनऑर्गेनिक हो गया। ठीक, तो अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि आपको एक बात बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जोड़ा जाता है। क्या उसमें कार्बन है इसलिए उसको ऑर्गेनिक में रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर नहीं था, वो हाइड्रोकार्बन नहीं था, और वो शुरू से कार्बन डाइऑक्साइड तो काफी पहले पता चल चुका था। तो क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पहले से चला आ रहा था, तो उसको फिर हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कार्बन डाइऑक्साइड को रहने दिया। ठीक उसी प्रकार से ये वाला कंपाउंड बहुत पहले से हम लोग को मिला हुआ था, इनऑर्गेनिकली मिला हुआ था, इसलिए हम इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रखते थे। उसके बाद से वो लड़ गए, हीट किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, यूरिया बना दिया, सभी लोग दंग रह गए। अब यहां से शुरू होगी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली क्लास। मतलब कि अब यहां से शुरू होगा अब यहां से शुरू होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम उन सभी सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कार्बन से बने हुए होते हैं, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना मैंडेटरी नहीं है। जैसे CCl4 की हम बात करें, कार्बन 4 क्लोरीन से जुड़ा है, तो वो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही जोड़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर आप डेफिनेशन पूछना चाहें, तो फिर वो ये होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन से बने हों या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से बने हों, जो नेचुरली भी ऑब्टेन हो सकते हैं और सिंथेसाइज भी किया जा सकता है लेबोरेटरी में। अब जब वोलर ने इसको सिंथेसाइज कर दिया और उसके बाद से इन्होंने और ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुल गई। और उसी खुलने का नतीजा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एग्जाम में, आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? पेट्रोल है, डीजल है, नितिन गडकरी जी का बनाया हुआ E20 पेट्रोल, एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, जो भी चीजें हैं जिससे आप लेजर लेते हैं, जो भी चीजें हैं जिसको आप खाना खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज कि आपको नंबर दिलवाएगा ही दिलवाएगा, और बाकी बच्चे तो उसी लिए पढ़ते हैं। तो चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो शुरुआत हो चुकी है। जो भी इसके नोट्स हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे, आप कमेंट कर देंगे, आपको ड्राइव पे वो लिंक मिल जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कार्बन, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन इतना स्पेशल क्यों है? कार्बन इतना स्पेशल कैसे बन गया? तो आप लोगों को वैलेंसी बताई गई होगी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब वैलेंसी का मतलब होता है कि मान लो अगर एक गिलास है, उसमें इतना खाली मतलब पानी भर दिया गया है और थोड़ा सा गिलास खाली है, तो जितना गिलास खाली है वो उसकी फिलिंग कैपेसिटी है, कितना उसमें पानी फिल हो सकता है वो उसकी कैपेसिटी है। ठीक उसी प्रकार से एक एटम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो उन इलेक्ट्रॉन्स को या तो दे करके या तो ले करके कैसे अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर पाएगा, जिसको हम ऑक्टेट कंप्लीशन भी बोलते हैं, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी आप लोग समझ गए। अब कार्बन पे आए तो कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में होते हैं 4 और उसको चाहिए होते हैं 8। अब 8 में से 4 घटाओगे तो आएगा 4, मतलब कि या तो वो 4 दे दे या तो वो 4 ले ले। भाई देखो, मैथ्स कैसे सिंपल होती है कि आप मुझसे 5 मेरे पास रखे हुए हैं तो आप मुझे 3 दे दीजिए, मेरा 8 पूरा हो जाएगा। मेरे पास 3 रखे हैं तो आप मुझसे 3 ले लीजिए, आपके पास 5 हैं, आपके पास ज़्यादा है, ले लीजिए, पूरा हो जाएगा। लेकिन ये 4-4 वाले सिस्टम में तो मैं भी उतना ही हूँ जितना तुम हो। 4 मेरे पास भी है, 4 तुम्हारे पास भी है। तो अगर हम दोनों को 8 रुपए का कोई चॉकलेट खरीदना है और 4 रुपए मेरे पास है, 4 रुपए तुम्हारे पास है, तो हम लोग को तो शेयर करना पड़ेगा ना। और जब हम शेयर करने जाएंगे तब हम एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। वैलेंट मतलब वैलेंसी, को मतलब साथ में होता है। तो जब हम वैलेंसी शेयर कर रहे हैं तब हम उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो कार्बन अब अपने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और वो कार्बन इतना पावरफुल, या फिर यूं कह लो कि इतना भौकाली होता है कि कार्बन जो है अपने ही कार्बन मित्रों से जुड़ते जाता है, जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन इतना स्पेशल क्यों है, उसके लिए आपको पहली प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी कि वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट मतलब होता है, टेट्रा मतलब 4 और
वैलेंट मतलब वैलेंसी। दूसरा कि इसके पास कैटिनेशन नाम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो ये कैटिनेशन मतलब होता है कि खुद के ही मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ता जाएगा, कार्बन से जुड़ता जाएगा, कार्बन से जुड़ता जाएगा, अनलिमिटेड तरीके से कार्बन कार्बन से जुड़ सकता है। तीसरा, हाइड्रोकार्बन्स इतना ज्यादा नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन जो है इतने तरीके से बॉन्ड बनाता है कि यहाँ पे हम देखते हैं CH4 बन गया। और चौथा है फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब अगर कोई हेट्रो एटम आकर के कार्बन के किसी कंपाउंड से जुड़ जाता है तो वो उसको एक नया फंक्शन दे देता है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि अगर मैं CH4 में एक OH ला के जोड़ दूं तो CH3OH बन जाएगा, मेथनॉल बन जाएगा, या आपने 10th में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें खासकर कि टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन, इसके बाद हम होमोलोगस सीरीज भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मिल करके कार्बन को इतना स्पेशल बनाती हैं कि वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक नया सब्जेक्ट ही स्टार्ट कर देता है। तो अब हम कार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब मैं बहुत बेसिक में नहीं जा सकता, जितनी बेसिक चीजें थी, चाहे वो वैलेंसी हो, चाहे वो आपका कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टीज हो, वह मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप 10th की एनसीईआरटी से, जो आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी थी, उनके जो अभी तक 10th की एनसीईआरटी तो आई नहीं है, तो जो भी 10th की अभी एनसीईआरटी है उसमें आप जो केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी, और जो नहीं आएंगी वो मैं इस क्लास में समझाता चलूंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप आराम से पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट्स में, और उनको बताया जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं पहला जो चैप्टर है वो पढ़ाता हूँ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग BOC बोलते हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऐसे बेसिक्स जो हमको आपको पता होने चाहिए बिफोर वी जंप, उससे पहले कि हम पूरे एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समंदर में कूदें, उसके पहले कुछ हथियार हम अपने पहने कर लें, जिससे कि हमको पता हो कि हम किस समंदर में जा रहे हैं, और उसके पहले हम रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद से हम पढ़ेंगे sp2, sp, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और उसके बाद से हम आगे बढ़ के सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में समझेंगे, और आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद से जब हम इसी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हमको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, और तब जाकर के हम अपने नेक्स्ट फेज यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर पे चल सकते हैं। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और ये सारी चीजें हम एक एक करके अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने लिखा था आपको चौथे नंबर पे मैंने बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखा था, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़ाऊंगा। BLF मतलब कि बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला होता क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि कार्बन जो है बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है, इनफाइनाइट तरीके से वो बॉन्ड बना सकता है, और जितने तरीके से वो बॉन्ड बनाएगा, मेरा कैप गिर गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो है वो इनफाइनाइट तरीके से बॉन्ड बना सकता है। अब बॉन्ड बना सकता है तो मेरा आप समझो कि अगर मेरे को यहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, चलिए भैया मैंने लगा दिया कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। अब मुझे 3 कार्बन में हाइड्रोजन लगाने हैं, मैंने 3 कार्बन में हाइड्रोजन लगा दिया। अब मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट आ गया, कंपाउंड आ गया, सब्सटेंस आ गया जहां पर कार्बन 100 लगा हुआ है, या कार्बन मान लीजिए 50 लगा हुआ है, और उस कार्बन में सोचिए हाइड्रोजन भी कितना सारा लगा हुआ होगा। तो अब मैं इस कार्बन में हाइड्रोजन लगाते जाऊं 100 कार्बन में, सोचो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक तो पहले टाइम लगेगा, उसके बाद से हाइड्रोजन बनाते समय अगर मुझसे गलती हो गई तो फिर पूरा कंपाउंड गलत हो जाएगा। तो इतने
मतलब इतने सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए केमिस्ट्री में एक बॉन्ड लाइन फार्मूला, एक ऐसा फार्मूला इजाद किया गया जहां पे सिर्फ हम बॉन्ड के थ्रू दिखाएंगे कि वो कंपाउंड कौन सा है। अब समझिए, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि कार्बन रखा हुआ है तो कार्बन में 4 हाइड्रोजन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी मिलकर के हाइड्रोजन की हो गई। चलो ये CH4 बन गया। आपको सभी को पता है कि ये C1 है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये CH4 बन गया। बहुत बढ़िया बात है, CH4 बन गया। अब इसमें मैं एक और अगर कार्बन जोड़ दूं, ठीक, तो इस कार्बन का एक वैलेंसी, मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शेयर हो रहा है, ठीक, इस कार्बन के साथ। तो 4 में से एक चला गया तो कितना बचेगा? 3। तो अब मैं इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ दूंगा? 3। तो अब इसका क्या हो जाएगा? C2, 2 कार्बन है, और कितना हो गया? H6। अब मान लीजिए ऐसे ही कई सारे होंगे, तो सबसे पहले बॉन्ड लाइन फार्मूला का रूल होता है कि हम, सबसे पहला रूल क्या होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला का? वो ये होता है कि हम CH bonds are not drawn explicitly। मतलब कि आप CH बॉन्ड को अलग से नहीं दिखाएंगे। मतलब जो अभी तक हम लोग बना रहे थे कि C और C, तो ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे C और C। क्यों? क्योंकि हम लोग को अब पता है कि हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाते नहीं हैं, तो यहाँ जो ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, हम इन 3 हाइड्रोजन को दिखाएंगे ही नहीं। ये अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ कार्बन लगा हुआ है और उसकी वैलेंसी नहीं पूरी है, तो यहाँ पे अगर एक बॉन्ड लगा हुआ है तो इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए होंगे? 3। लेकिन हम इन 3 हाइड्रोजन को दिखाएंगे ही नहीं। तो पहला तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में आपको ये करना है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाना ही नहीं। इसके बाद से चलिए, सेकेंड रूल क्या कहता है कि हम कार्बन एटम को इज नॉट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली। मतलब कि ये इम्प्लिसिट है, ये पहले से ही अंडरस्टूड है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन का ही कंपाउंड पढ़ रहे होंगे, और कार्बन के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो कार्बन को बार बार लिखने का मतलब क्या है? ये तो वही बात हो गई कि अपने ही नाम को ले लेकर के बस हम बात करें कि अरे आज हिमालय यहाँ गया, आज हिमालय सुबह लेट से उठा, आज हिमालय सुबह सिर्फ सोता रह गया, आज हिमालय दोपहर तक सोया, आज हिमालय रात भर सोया। तो हिमालय तो मैं ही हूँ, तो ये मैं बोल सकता हूँ ना कि मैं ही सोया, मैं ही लेट से उठा। तो यहाँ पे मैं कार्बन खुद से ही ले लेता है, और वो सिंपल आप एक डॉट अगर बना दो और इससे एक और बॉन्ड कनेक्ट कर दो, तो इसका मतलब ये है कि ये डॉट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक, और यहाँ पे एक स्माइली डाल दो, ठीक। तो ये आपका C आपको दिखाना नहीं है, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड आपको दिखाने नहीं है। मतलब अगर आपको C2H6 दिखाना है तो आप इसको हटा दीजिए पूरा, आप इसको भी हटा दीजिए पूरा, तो आप अंत में सिर्फ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बचनी चाहिए, सिर्फ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बचनी चाहिए, और इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H6। तो अगर मान लो, अब अगला सवाल यह है कि ये तो 2 था, तो मैंने मान लिया कि कोने में 2 लगे हुए हैं, 3 लगा होगा तो क्या ऐसे कर दूंगा और बीच में ऐसे 3 करूंगा? कर सकते हो, लेकिन ये डॉट डॉट दिखाना पड़ेगा। इसलिए इजी करने के लिए आपको बताया गया है कि आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को आर ड्रॉन इन जिग जैग मैनर। मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन का जो हम बॉन्ड बना रहे हैं वो जिगजैग मैनर में बनाएंगे। जिगजैग मतलब ऐसे। अब देखो ये पहाड़ बन गया, अब यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ एक कार्बन लगा 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 है। अब स्ट्रेट लाइन बनाते हर जगह डॉट बनाते गड़बड़ होता है। इस तरीके से तुमको हर जगह एक्सप्लिसिटली कार्बन समझ में आ जाएगा। इम्प्लिसिट है कार्बन, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद से चौथे पे चलते हैं। चौथा हमारा क्या है? चौथा पॉइंट है हमारा कि जितने भी टर्मिनल्स हैं,
जितने भी जॉइंट्स हैं एंड जितने भी कार्बन्स हैं, कार्बन नहीं, कॉर्नर्स, जितने भी कॉर्नर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि मैंने अभी जो जिगजैग में पहाड़ बनाए हैं, उन पहाड़ों में आप देखेंगे तो अगर मैं इस पहाड़ को ऐसे बना दूं और इस पर से एक और ऐसे रास्ता निकाल दूं, तो ये आपका क्या है? जॉइंट है, ठीक है। तो और ये आपके सारे क्या हैं? टर्मिनल्स हैं। और इसी में मैं ऐसे कर दूं तो ये आपका एक कॉर्नर हो जाएगा। तो ये कॉर्नर, ये टर्मिनल, ये जॉइंट, ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? कार्बन को शो करती हैं। और इस कार्बन में क्योंकि हम हाइड्रोजन को एक्सप्लिसिटली नहीं दिखाते हैं, तो एक कार्बन का बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो हम 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि 1 बॉन्ड है। यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि 2 बॉन्ड है। यहाँ पे हम 3 लगाएंगे क्योंकि 1 बॉन्ड पहले से है। तो अब हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हाइड्रोजन हो गए 12। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5, C5H12। अब सोचो इस कार्बन C5H12 को हम लोगों ने कैसे बना दिया? C5H12 को हम लोगों ने सिंपली 1 2 3 4 5, उतने बड़े स्ट्रक्चर को हम सिर्फ इतने में एक सिंपल M से दिखा सकते हैं। ये आपका C5H12 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही करके आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से अलग अलग फॉर्मूलाज निकालने हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल दे दूं कि इसका फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, तो अगर आप इसका फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो ये किनारे क्या बना हुआ है? CH3। क्यों CH3 लिया हमने? एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, कार्बन का 4 में 1 चला गया, कितना बचा? 3। 3 हमने हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ कितना है? CH3। यहाँ कितना है? CH3। यहाँ कितना है? CH3। और बीच में कितना है? बीच में एक कार्बन तो लगा हुआ है लेकिन उसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, तो हमारे पास कितने कार्बन हो गए? 5, C5। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 चौको 12, C5H12। देखो ये C5H12 है, ये भी C5H12 है। एक ही कंपाउंड को अलग अलग तरीके से बना दिया। हम आगे पढ़ेंगे कि अगर किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो उसको क्या कहते हैं। आप लोगों ने 10th में शायद पढ़ा होगा, मैं फिर से आपको ये पूरा समझाऊंगा। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला मतलब होता है कि हम उस फार्मूला की बात कर रहे हैं जहां पे हम कार्बन नहीं लिखेंगे, जहां पे हम कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को नहीं दिखाएंगे, और हम कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को जिगजैग कार्बन कार्बन बॉन्ड को जिगजैग मैनर में दिखा सकते हैं। हम टर्मिनल्स पे, कॉर्नर्स पे, जॉइंट्स पे, हर जगह पे कार्बन को मानते हैं। अब बस इसमें एक आखिरी रूल बचा हुआ है। उस आखिरी रूल का यह है कि कार्बन को और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई ऐसी चीज आ गई पूरे पीरियोडिक टेबल से, तो क्या हम उसको किसी और तरीके से दिखाएंगे या कैसे दिखाएंगे? तो अगर हम हाइड्रोजन, कार्बन को छोड़ करके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब चीजों की बात करें तो उनको हम हेट्रो एटम बोलते हैं, ठीक है। अब ये हेट्रो एटम्स जो होते हैं इनको हम मेंशन करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। दीज आर मेंशनड explicitly these are mentioned explicitly in the बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। मतलब कि मान लीजिए अगर मुझे यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, अब इस कार्बन के बाद अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है तो हमको ये ऑक्सीजन ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस ऑक्सीजन में भले हाइड्रोजन लगा है, लेकिन अगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। हाइड्रोजन अगर कार्बन से लगा है तब तो नहीं ड्रॉ करना है, लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी और हेट्रो एटम से लगा हुआ है तो हमको वो ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मुझे CN बनाना है तो मैं CN ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे H आ जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा, लेकिन मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम ऐसे C लगा दो। बाकी तुमको पता है कि यहाँ पे एक H लग जाएगा, लेकिन ये N को दिखाना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जितने भी हेट्रो एटम्स होंगे हम उनको बॉन्ड लाइन फार्मूला में जरूर मेंशन करेंगे। सिर्फ 4 ही तो रूल है यार, याद हो जाएगा। कार्बन को नहीं दिखाना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाना है, जिगजैग मैनर, टर्मिनल्स, जॉइंट्स, इस तरीके में जहां भी होगा वो कार्बन हो जाएगा, और उसके बाद से हेट्रो एटम्स को हमको एक्सप्लिसिटली दिखाना है। ये हैं हमारे बॉन्ड लाइन फार्मूला के कुछ रूल्स। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप करिए और बताइए क्या फार्मूला होगा।
देखिए, अगर मैं आपको ऐसे बना के देता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये भी एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, 4 कार्बन हो गए तो C4 हो गया। अब H की बारी है। H यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है। 2-2 क्यों लगाए हैं? क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी 2-2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो हमने 2-2 लगा दिए हैं। तो C4H8 ऐसे हो गया। अब ऐसे ही आप इसके निकाल लीजिएगा। किसी को भी डाउट होगा तो पूछ लेगा, इसके निकाल लीजिएगा। ऊपर वाला साइक्लोपेंटेन है, ये वाला साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 साइक्लोहेप्टेन है। ऐसे ही साइक्लोऑक्टेन बन जाएगा। हर किसी का फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। आपको मन करे तो आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसका अगर फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो ये CH3 सबसे पहले टर्मिनल पे बना दो। टर्मिनल पे बनाने के बाद से जॉइंट्स पे जाओ और वहाँ पे CH2 बना दो। उसके बाद से तुम आओ बीच में, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन बन पाएगा। अब जोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन कितने हो गए? 9। 3 2 5 3 8 2 9 1 3 2 5 3 8 2 10 2 12 3 15 2 17 3 20 CnH20। ऐसे ही करके आपको हर एक अलग अलग शेप में मैं होमवर्क दे देता हूँ। आप लोग ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आपको टेलीग्राम, कमेंट्स और ड्राइव लिंक पे आप हमसे पूछ सकते हैं। खास करके आप यूट्यूब पे दिए वीडियो को कमेंट कीजिए और पूछिए। तो सबसे पहले अपना घर बना लीजिए, ठीक है? इस घर का केमिकल फार्मूला निकाल लीजिएगा। दूसरा, क्योंकि मैं वोल्टा में पढ़ाता हूँ तो ये लीजिए, वोल्टा का केमिकल फार्मूला निकाल दीजिएगा। तीसरा, मेरे नाम का निकाल लेना केमिकल फार्मूला और वही बुलाते रहना। इन सारी चीजों का निकाल लीजिएगा। ये Y और A एक ही में जुड़े हुए हैं तो देखना। अब इन सब का निकाल लीजिएगा। चलिए मैं घर का निकाल देता हूँ, बाकी बड़े बड़े हैं, आप करके मुझे बता दीजिएगा। तो घर का अगर मैं निकालने जाऊँ, रुक जाओ, दरवाजा भी बना दूँ। दरवाजा रहेगा तभी तो अच्छा लगेगा। ये लो, दरवाजा बन गया। अब बताइए, अब यहाँ पे आएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH रहेगा, ये CH रहेगा 1 2 3, ये CH रहेगा 1 2 3, ये CH2 रहेगा, ये CH रहेगा, ये CH2 रहेगा, ये CH रहेगा, ये CH रहेगा, ये C रहेगा क्योंकि 4 कंप्लीट है। यहाँ CH2 रहेगा, यहाँ CH2 रहेगा। जोड़ दो भैया, जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन हो गए 12। 1 2 3 1 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12 1 13 14 16 H16। एक बार तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर मुझसे गलती हुई होगी तो देख लीजिएगा, बाकी सारे ऐसे ही निकालिएगा। आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यही होता है खत्म। बाकी अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन।